अपनी पिछली वीडियो में हमने द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड एनिमे के सीजन 1 के पहले 6 एपिसोड्स को डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम बचे हुए 6 एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे। ध्यान रहे कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो 7वें एपिसोड की शुरुआत 6ठे एपिसोड के लास्ट सीन से होती है, जहां क्रोन बच्चों को बताती है कि वो भी उनकी यहां से भागने में मदद करेगी क्योंकि वो इसाबेला को मैनेजमेंट के आगे एक इनकेपेबल मॉम की तरह पोर्ट्रे करना चाहती है। क्रोन बच्चों को यहाँ के मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताती है, जिसके हिसाब से जो लड़कियां 12 साल की उम्र तक यहाँ सरवाइव कर लेती हैं उन्हें डीमंस के पास भेजने से पहले 2 चॉइस दी जाती है, जहां वो या तो डीमंस का खाना बन सकती हैं या फिर मॉम बनने की ट्रेनिंग में शामिल हो सकती हैं। ट्रेनिंग के दौरान जिस लड़की के स्कोर अच्छे होते हैं और जिसके पास मॉम की सिफारिश होती है उसे फ्यूचर में मॉम बना दिया जाता है। एमा क्रोन से पूछती है कि वो उस पर भरोसा क्यों करे। ऐसे में क्रोन बताती है कि अगर वो इसाबेला को जाकर उनके प्लान के बारे में बता दे तो वो लोग फंस जाएंगे, और अगर वो लोग इसाबेला को जाकर क्रोन के प्लान के बारे में बता देते हैं तो क्रोन फंस जाएगी। इसीलिए ना तो वो लोग उसे धोखा दे सकते हैं ना वो उन्हें धोखा दे सकती है। खैर, रिसेस ओवर होती है एंड नेक्स्ट सीन में हम 5 बच्चों को एक साथ डिस्कशन करते हुए देखते हैं, जहां नॉर्मन बताता है कि उसके हिसाब से क्रोन उनका साथ देने का नाटक कर रही है ताकि वो उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर सके। ये सुनकर डॉन थोड़ा घबराता है, लेकिन नॉर्मन समझाता है कि अगर ऐसा हुआ भी तो भी ये लोग अपने प्लान अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो अगले सीन में एमा और नॉर्मन क्रोन से उसके कमरे में मिलते हैं और ये दोनों क्रोन से उनके कान पे लगे ट्रैकर को तोड़ने के बारे में पूछते हैं। क्रोन कहती है कि उसे ट्रैकर को तोड़ने का तो कोई तरीका नहीं पता, लेकिन वो इतना जरूर जानती है कि इन ट्रैकर्स को निकालने के लिए उन्हें अपने कान काटने पड़ेंगे। इसके लिए इन्हें तेज धार वाली चाकू मेडिकल रूम में मिल जाएगी, साथ ही उन्हें वहां मरहम पट्टी करने का सामान भी मिल जाएगा। एमा क्रोन से पूछती है कि अभी उसकी एज क्या है और क्या वो कभी किसी हाउस की स्टूडेंट रही है। क्रोन बताती है कि वो अभी 26 साल की है और वो ग्रे स्लेट नाम के हाउस में बड़ी हुई थी, जो कि एक दूसरा प्लांट है, विच मीन्स कि यहाँ ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जहाँ बच्चों को बड़ा किया जाता है। नॉर्मन क्रोन से पूछती है कि क्या उसने आउटर वर्ल्ड देखा है। इस पे क्रोन रिप्लाई करती है कि नहीं, उसने आउटर वर्ल्ड को नहीं देखा है, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता है कि आउटर वर्ल्ड में लोग मौजूद हैं क्योंकि इन प्लांट्स में खाना और कपड़े वगैरह बाहर के लोग ही लेकर आते हैं। सवाल जवाब करके ये बच्चे वापस आ जाते हैं और अब सीन शिफ्ट होकर मॉम के ऑफिस में आ जाता है, जहां मॉम रे को उसकी जासूसी के बदले एक कैमरा एज अ रिवॉर्ड देती हैं। रे इस कैमरा से मॉम की पिक्चर क्लिक करता है और तभी क्लॉक रिंग करती है क्योंकि रात के 12 बज गए थे। मॉम एक कैलेंडर पे जाके एक डेट मार्क करती है और कहती है कि अब टाइम आ गया है। एनीवेज, नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बच्चे साथ में मीटिंग करते हैं, जहां रे बताता है कि आज वो लोग वॉल के ऊपर चढ़कर आसपास के एरिया के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसके लिए उसने एक प्लान बनाया है। प्लान के मुताबिक वो मॉम का ध्यान भटकाएगा और डॉन और गिल्डा 2nd फ्लोर की विंडो के नीचे खड़े रहेंगे टू कीप एन आई ऑन मॉम। इसी बीच एमा और नॉर्मन को वॉल पे चढ़ के इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। दूसरी तरफ सिस्टर क्रोन नॉर्मन, रे और एमा के रूम्स में कुछ खोजबीन करने आती है और यहाँ फिल नाम का छोटा स्टूडेंट उन्हें देख लेता है। फिल को देखकर क्रोन घबराते हुए बोलने लगती है कि वो यहाँ सफाई करने आई है, जिसके बाद फिल चला जाता है। नाउ क्रोन को रूम में एक पेपर मिलता है जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती है। इनफैक्ट वो अपने कमरे में जाकर बड़बड़ाने लगती है कि उसे फाइनली इसाबेला की दूसरी वीकनेस मिल गई है और कैसे अब वो इसाबेला की जगह ले लेगी। तभी क्रोन के डोर पे कोई नॉक करता है और डोर ओपन करने पे बाहर इसाबेला खड़ी थी। वो क्रोन के लिए एक लेटर लेकर आई थी जो कि हेडक्वार्टर से आया था और इस लेटर को पढ़ने के बाद क्रोन के होश उड़ जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 8 के स्टार्ट में हमें क्रोन को मिले लेटर के बारे में पता चलता है। इस लेटर में लिखा था कि क्रोन को प्लांट 4 की मॉम के रूप में चुन लिया गया है क्योंकि प्लांट 4 में एक मॉम की जरूरत थी और इसीलिए क्रोन को जल्द से जल्द प्लांट 4 जाना होगा। इसाबेला क्रोन को बताती है कि बाहर ग्रैंड मदर क्रोन को लेने आई है और उसका वेट कर रही है। क्रोन समझ जाती है कि ये सब इसाबेला का किया धरा है क्योंकि वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी। खैर, क्रोन के हाथ जो पेपर लगा था उसमें किसी बच्चे की हैंड राइटिंग में इसाबेला एंड उन मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा हुआ था, विच मेंट कि अगर वो ये पेपर ग्रैंड मदर को दिखा देती है तो इसाबेला एक इनकेपेबल मॉम अपीयर हो सकती है और क्रोन अभी भी इस हाउस को जीत सकती है।
और इसीलिए शी डिसाइड्स कि गेट के बाहर वो ये पेपर ग्रैंडमदर को दिखा देगी। क्रोन अपना सामान लेकर गेट पर पहुंचती है जहां उसके सामने ग्रैंडमदर थी और क्रोन फौरन उन्हें ये पेपर दिखा देती है। इस पेपर को देखने के बाद ग्रैंडमदर समझ पाती हैं कि इस प्लांट के कुछ बच्चों को सब कुछ पता चल गया है। ऐसे में क्रोन ऑफर्स कि वो इसी प्लांट में रुककर और भी एविडेंस कलेक्ट कर सकती है, लेकिन ग्रैंडमदर का कहना था कि सिचुएशन जो भी हो, इसाबेला ने बच्चों को कंट्रोल करके रखा है और इतना ही काफी है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडमदर अपने यंग एज में एक स्टूडेंट को वॉल के उस पार भागने में रोक पाई थी एंड दिस डिपिक्टेड कि इसाबेला ग्रैंडमदर की तरह ही है। नाउ प्रेजेंट में ग्रैंडमदर क्रोन पे ये कहकर भड़क जाती है कि क्रोन इसाबेला को फंसाने की कोशिश करने में लग रही है। इसके बाद ग्रैंडमदर यहाँ से चली जाती है और क्रोन अपने पीछे एक मॉन्स्टर को देखती है जो कि उसे मारने आया था। ऐसे में क्रोन को अपना बचपन याद आने लगता है जहाँ वो भी ऐसे ही किसी हाउस में थी और 12 साल के बाद उसे भी 2 चॉइसेस मिली थी। पहली कि वो मॉन्स्टर्स का खाना बन जाए और दूसरी कि वो मॉम बनने की ट्रेनिंग में शामिल हो जाए। इसके बाद उसने मॉम बनने के मुश्किल कोर्स को कंप्लीट किया था एंड देन सीन प्रेजेंट में वापस आता है जहां वो मॉन्स्टर क्रोन को जान से मार देता है। दूसरी तरफ रे प्लान के अनुसार मॉम का ध्यान भटकाने उनके रूम में आता है और नीचे बाकी मेंबर्स अपना अपना काम करने में लग जाते हैं। मॉम रे को बताती है कि क्रोन को रास्ते से हटा दिया गया है और ये न्यूज़ सुनकर रे बहुत घबरा जाता है। मॉम रे से कहती है कि मुझे क्रोन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसे जान से मरवा दिया और अब तुम्हारा भी पार्ट जल्द ही ख़त्म होने वाला है। ये सुनकर रे बहुत डर जाता है क्योंकि शायद मॉम अब उसे भी जान से मार देंगी। मॉम रे को क्रोन वाले रूम में लॉक करके नीचे चली जाती है और वो अपना ट्रैकिंग डिवाइस ऑन कर लेती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि नॉर्मन और एमा वॉल के पास हैं। वहाँ विंडो के नीचे डॉन और गिल्डा रे के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अपने सामने मॉम को देखते हैं जो कि उनकी तरफ स्माइल करते हुए वॉल की तरफ चल जाती है। डॉन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ऊपर की तरफ भागता है जहाँ उसे रे की आवाज़ सुनाई देती है। डॉन किसी तरह दरवाज़ा तोड़कर रे को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो दोनों मॉम को रोकने के लिए भागते हैं। दूसरी तरफ नॉर्मन और एमा रोप निकालकर वॉल पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के आने की आहट महसूस होती है और वो लोग रोप को झाड़ियों में फेंक देते हैं। मॉम यहाँ आती है और एमा उनके सामने ऐसे प्रिटेंड करने लगती है एज इफ वो यहाँ खेलने आई थी, लेकिन मॉम एमा से कहती है कि उसे नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं और उन्हें सब पता है। मॉम एमा से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सरेंडर करने का एक मौका दे रही हूँ। अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो तुम्हें चोट भी आ सकती है। इस सिचुएशन में एमा जल्दी से मॉम को ही पकड़ लेती है और मौके का फायदा उठाकर नॉर्मन वॉल पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे एमा की चीख सुनाई देती है क्योंकि मॉम एमा के पैर को तोड़ दी थी। जी हाँ दोस्तों, इसी दौरान रे, डॉन और गिल्डा भी यहाँ जाते हैं और वो एमा को देखते हैं जिसका पैर टूटा हुआ था। मॉम हंसते हुए कहती है कि तुम लोग बाकी बच्चों से तेज हो, यानी कि तुम्हारा दिमाग स्पेशल है, इसलिए मैं तुम लोगों को सही समय आने से पहले ना तो यहाँ से जाने दूंगी ना ही हर्ट होने दूंगी। मॉम एमा से कहती है कि अब तुम कुछ दिनों तक खेल नहीं पाओगी, लेकिन कल तुम्हें किसी भी हाल में पार्टी में शामिल होना होगा। इतना कहकर मॉम नॉर्मन की तरफ देखती है और उसे बताती है कि हेडक्वार्टर से नॉर्मन के जाने की डेट आ गई है और कल नॉर्मन को यहाँ से जाना होगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। नाउ एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम रे, गिल्डा और डॉन को बात करते हुए देखते हैं जो कि पूरी तरह निराश हो चुके थे क्योंकि अब उनका पूरा प्लान ही बर्बाद हो गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो नॉर्मन को कैसे बचाए। दूसरी तरफ नॉर्मन एमा के पास मेडिकल रूम में आ जाता है जहां वो एमा से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो खुद काफ़ी इमोशनल भी होता है। थोड़ी देर बाद रे यहाँ आकर एमा और नॉर्मन को एक प्लान के बारे में बताता है जिसके मुताबिक नॉर्मन अपने अंदर लगे चिप को ब्रेक करके कल शाम फॉरेस्ट में कहीं छिप जाएगा। अब जब एमा ठीक हो जाएगी तब वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। इसी बीच वो नॉर्मन तक खाना पहुँचाता रहेगा। नॉर्मन कहता है कि अगर मैं कल भाग गया तो यहाँ की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर एस्केपिंग। इस पे रे बताता है कि हर हाउस को 2 इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहला रूल ये कि बच्चों को आज़ाद एंड ओपन रखना है ताकि वो आराम से बढ़ सके, और दूसरा रूल है बच्चों से डीमंस की सच्चाई छुपाए रखना। फर्स्ट रूल को फॉलो करने से प्लांट को हेल्दी ब्रेन वाले बच्चे मिलेंगे और दूसरे पॉइंट के मुताबिक बच्चों के सामने डीमंस कभी नहीं आएंगे, ना ही उन्हें डीमंस के बारे में पता चलेगा, क्योंकि इससे बच्चे डर जाएंगे और उनका ब्रेन सही तरह से डेवलप नहीं होगा। अगर नॉर्मन भागता है तो सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ क्रोन की तरह ही कोई केयर गिवर ही आएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नॉर्मन कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर मैं भाग गया तो तुम में से किसी और को मेरी जगह भेज दिया जाएगा।
ये सब सुनकर एमा नॉर्मन को एक और प्लान बताती है जिसके मुताबिक अगर नॉर्मन और रे अपने अपने हाथ तोड़ ले तो उन्हें अनहेल्दी कंसिडर किया जाएगा और इसलिए उन्हें नहीं भेजा जाएगा। वो तीनों इस पे हंसने लगते हैं, लेकिन तभी नॉर्मन अपनी लाचारी पर रोने लगता है। रे नॉर्मन को अपनी बनाई हुई मशीन देता है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी और वो नॉर्मन से कहता है कि ये मशीन यूज करके तुम अपने अंदर लगे ट्रैकर को तोड़ देना एंड देन छिप जाना। नॉर्मन ये डिवाइस ले लेता है और रे बताता है कि डॉन और गिल्डा एक न्यू रोप बना रहे हैं और वो लोग अभी भी जीत सकते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहां मॉम बच्चों के सामने झूठ कहती है कि नॉर्मन कल अपनी न्यू फैमिली के पास जा रहा है और ये बात सुनकर सारे बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं। सीन एमा पर आता है जो कि जल्दीबाजी में खाना कंप्लीट करती है और दूसरी तरफ गिल्डा रोप कंप्लीट करती है। वहां रात में नॉर्मन को अपने रूम में क्रोन का एक लेटर मिलता है जो कि क्रोन ने उसके ड्रॉअर में छोड़ा था। अगली सुबह नॉर्मन प्लान के अनुसार वॉल के ऊपर चढ़ जाता है और वॉल के चारों तरफ देखता है। दूसरी तरफ मॉम नोटिस कर लेती है कि नॉर्मन मिसिंग है और वो अपना ट्रैकिंग डिवाइस ऑन कर लेती है, लेकिन इतने में ही नॉर्मन सामने से आ जाता है एंड दिस वाज सरप्राइजिंग क्योंकि प्लान के मुताबिक नॉर्मन को छिपना था। रे गुस्साते हुए नॉर्मन से पूछता है कि वो भागा क्यों नहीं, जिस पे नॉर्मन कहता है कि वॉल के उस पार एक बड़ी सी खाई है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 10वें एपिसोड में नॉर्मन बताता है कि वॉल के चारों तरफ उसने काफी देर इन्वेस्टिगेशन करी और उसने पता लगाया कि हाउस के वेस्ट साइड की वॉल हेडक्वार्टर से कनेक्टेड है और इसी साइड पर एक ब्रिज है जहां से सब भागने की कोशिश कर सकते हैं। अगर नॉर्मन आज अकेला भाग जाता तो किसी को यह भी नहीं पता चल पाता कि वॉल की दूसरी तरफ क्या है और वहां से भागने में कई दिक्कतें आती। नॉर्मन रे को उसकी मशीन वापस कर देता और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां नॉर्मन जाने के लिए रेडी था और सब उसे फेयरवेल दे रहे थे। एमा एक कॉर्नर में रो रही थी और रे नॉर्मन को सी ऑफ करने नहीं आया था क्योंकि वो ये सब नहीं झेल सकता था। अब नॉर्मन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एमा भागकर नॉर्मन के गले लग जाती है और उसे कान में कहती है कि मैं मॉम का ध्यान भटका दूंगी, तुम फौरन जाकर छिप जाओ। इतना कहकर वो नॉर्मन को रे की मशीन देने लगती है, लेकिन नॉर्मन एमा को धक्का देकर गिरा देता है और चुपके से उसके हाथ से वो मशीन छीन कर एंड देन उसे वापस भी कर देता है ताकि मॉम देख ना पाए। नॉर्मन एमा को डांटते हुए कहता है कि उसे इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर मॉम ने ये डिवाइस देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो नॉर्मन बाकी सभी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने जा रहा था। इसके बाद नॉर्मन जाते वक्त रे को स्टेयर्स के पास खड़ा देखता है और उसे एक स्माइल देकर चला जाता है। गेट के बाहर आकर नॉर्मन वही ट्रक देखता है जिसमें उसने कॉनी की डेड बॉडी देखी थी। इसके बाद मॉम नॉर्मन को एक रूम में ले जाती है और उसे यहाँ थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है। तभी इस रूम में एक दूसरा डोर ओपन होता है जिसके अंदर से तेज लाइट आ रही थी और नॉर्मन अंदर कुछ देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सुबह ऑर्फनेज के अंदर आता है जहाँ ब्रेकफास्ट के बाद एमा को कॉरिडोर से नॉर्मन की आवाज़ आती है जो कि बस उसका एक वहम था। ग्राउंड में खेलते समय एमा सबसे अलग एक जगह पर उदास बैठी रहती है और रे का भी अब बुरा हाल था जो कि शॉक में चला गया था। शाम को चारों अपने आगे का प्लान डिस्कस करने मिलते हैं, लेकिन यहाँ रे पूरी तरह टूट चुका था। वो कहता है कि अब हमें किसी भी तरह की कोशिश नहीं करनी चाहिए और मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। रे बताता है कि अगर कोई भागना चाहता है तो भाग सकता है, लेकिन वो अपनी हार मान चुका है। एमा रे की हालत देख नहीं पाती और अपने रूम में आकर रोने लगती है। मॉम यहाँ आती है और एमा से कहती है कि नॉर्मन तो जा चुका है और अब रे भी हार मान चुका है, इसीलिए एमा को भी हार मान लेनी चाहिए। वो एमा से कहती है कि अगर एमा चाहे तो वो उसके लिए आगे चलकर इस हाउस की मॉम बनने की सिफारिश कर सकती है, लेकिन एमा साफ मना कर देती है। अब इस इंसिडेंट को लगभग 1 महीने बीत जाते हैं और हम एक रात मॉम को अपने कैलेंडर में 15 तारीख को मार्क करते हुए देखते हैं जिस पर वो रे का नाम लिखती है। दिस मेंट कि अब अगले दिन रे यहाँ से जाने वाला था। एमा रात में नोटिस करती है कि रे लाइब्रेरी में वही ट्यून गुनगुना रहा था जो कि मॉम अक्सर गुनगुनाया करती थी। एमा रे से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर रे उसे बताता है कि ये इस हाउस में उसकी लास्ट नाइट है और वो इस हाउस को इस तरह से गुड बाय कह रहा है। एमा रे को याद दिलाती है कि कल ही रे का बर्थडे भी है, जिस पर रे एमा से पूछता है कि क्या वो अभी तक हार नहीं मानी। इस बात पर एमा उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है एंड देन एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 11वें एपिसोड की शुरुआत में एमा रे को बताती है कि उसने कभी हार मानी ही नहीं थी। उसने नोटिस किया था कि मॉम रे और एमा पर ही फोकस कर रही थी, इसीलिए उसने ऐसा प्रिटेंड करना स्टार्ट कर दिया था कि वो हार मान चुकी है ताकि मॉम को लगता रहे कि वो लोग सरेंडर कर चुके हैं, जबकि इन रियलिटी एमा इस पूरे टाइम प्लानिंग को और मजबूत कर रही थी।
ये सुनकर रे एमा से कहता है कि एमा का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने साथ सभी को लेके भागना चाहती है और ऐसा कर पाना नामुमकिन है क्योंकि सबको उस ब्रिज से पार जाना होगा जहां डीमंस का पहरा है। तो ऐसे में एमा को रे का प्लान मानना चाहिए जिसके मुताबिक उसने फॉरेस्ट में कुछ बॉम्ब्स छिपा रखे हैं जो कि एमा और बाकी बच्चे यहाँ से भागते वक्त यूज कर सकते हैं। वो यहाँ आग लगा देगा और जब मॉम और बाकी स्टाफ आग बुझाने में बिजी होंगे तब एमा और बाकी बच्चे यहाँ से भाग सकते हैं। एमा रे से कहती है कि मॉम में भी आग बुझाने के बजाय बच्चों को ट्रैक करने पे फोकस करेगी, जिसके जवाब में रे एक पेट्रोल का कैन उठाकर अजीब तरह से हंसने लगता है। वो कहता है कि मॉम सिर्फ आग ही नहीं बुझा रही होंगी बल्कि वो अपने एक स्टूडेंट को भी आग से बचा रही होंगी। इतना कहकर रे अपने ऊपर पेट्रोल डालने लगता है और एक माचिस जलाते हुए एमा से कहता है कि नॉर्मन और मेरे सैक्रिफाइस को वेस्ट मत जाने देना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मॉम के ऊपर आता है जो कि एक छोटे बच्चे को सुला रही थी कि तभी उन्हें एमा की चीख सुनाई देती है। मॉम भागकर लाइब्रेरी में आती है जहां मॉम देखती है कि पूरी लाइब्रेरी में आग लगी हुई थी और एमा यहीं बैठकर रो रही थी। एमा मॉम को देखकर उनसे हेल्प मांगती है क्योंकि उसके हिसाब से रे वहां आग में है। मॉम अपना ट्रैकिंग डिवाइस निकालती है जिसमें उन्हें रे इसी रूम में दिखता है। मॉम भागकर गिल्डा के रूम में जाती है और उससे कहती है कि वो सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में इकट्ठा करे। मॉम खुद फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लेकर यहाँ आती हैं लेकिन अब तक आग बहुत बढ़ चुकी थी और वो इसे बुझा नहीं पाती। तभी मॉम नोटिस करती है कि एमा वहाँ से गायब थी और ट्रैकिंग डिवाइस ट्रैक करने पर मॉम को एमा तो नहीं मिलती बल्कि एमा का कटा हुआ कान मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मॉम समझ जाती है कि एमा यहाँ से भाग रही है। दूसरी तरफ एमा फॉरेस्ट में बाकी बच्चों के साथ वॉल के पास आ गई थी जहाँ सभी बच्चे अपने बैकपैक्स लेकर यहाँ से भागने के लिए रेडी खड़े थे। एंड टू आवर सरप्राइज रे भी यहीं खड़ा था। यस, इसके बाद हम फ्लैशबैक में उसी सीन को देखते हैं जहाँ रे अपने आप को जलाने वाला था, लेकिन तभी एमा उसे बचाकर कहती है कि रे को सैक्रिफाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं। एमा कुछ स्टूडेंट से बोलकर रे के लिए दूसरे कपड़े और कुछ मीट वगैरह मंगाती है। रे कपड़े चेंज कर लेता है और एमा रे के ओरिजिनल कपड़ों में मीट लपेटकर यहाँ आग लगा देती है और रे का कान काट कर उसी आग में फेंक देती है। एमा रे को बताती है कि नॉर्मन जानता था कि प्लान फेल होने के बाद रे ऐसा कुछ करेगा, इसीलिए उसने रे को बचाने के लिए भी प्लान किया था। नाउ कमिंग टू प्रेजेंट, मॉम सभी बच्चों को गायब देखती हैं जिसके बाद वो सीक्रेट रूम की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन इस रूम का डोर स्टूडेंट्स द्वारा पहले ही ब्लॉक कर दिया गया था। दूसरी तरफ एमा रे को बताती है कि नॉर्मन ने अपने जाने से पहले एमा को कहा था कि सभी बच्चों को यहाँ से भगाने के लिए एमा को सभी बच्चों को प्लान के बारे में बता देना चाहिए ताकि वो लोग उसी हिसाब से तैयारी करें। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब एमा ग्राउंड में सैड बैठी हुई रहती थी तब दरअसल वो मॉम का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करती थी और इसी दौरान डॉन और गिल्डा बच्चों को रोप क्लाइंबिंग वगैरह की प्रैक्टिस करवा रहे थे जो कि उनके गेम का पार्ट हुआ करता था। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है जहां मॉम हाउस के बाहर अपने हाथ में एमा का कटा हुआ कान लेकर पूरे हाउस को जलता हुआ देखती है और अपने आप से कहती है कि मैं उन्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। तभी फिल यहाँ मॉम के पास आता है और इसी के साथ 11th एपिसोड खत्म हो जाता है। नाउ आखिरी एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी बच्चे वॉल पर चढ़ना स्टार्ट कर दिए थे और रे नोटिस करता है कि छोटे स्टूडेंट्स यहाँ नहीं थे। रे इस बारे में एमा से पूछता है और एमा कहती है कि उसने 4 या उससे छोटी उम्र के बच्चों को छोड़ दिया है क्योंकि उन बच्चों का बाहर ध्यान रखना मुश्किल होगा। ऐसे भी 6 साल की उम्र से पहले बच्चों को मॉन्स्टर के हवाले नहीं किया जाता, तो 2 साल में एमा कभी भी वापस आकर उन बच्चों को भी आज़ाद कर देगी। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां एमा फिल को अपने पास बुलाकर उसे सब बताती है और फिल उससे कहता है कि वो उसके वापस आने तक उसका इंतजार करेगा। सीन प्रेजेंट में आता है जहां मॉम फिल से पूछती है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं, जिस पर फिल उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहकर चल देता है। मॉम अपने ट्रैकर में कई सारे डॉट्स एक साथ देखती हैं और खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सारे बच्चे मिल गए, बट टू हर डिसअपॉइंटमेंट यहाँ सिर्फ सभी छोटे बच्चे भीड़ लगाकर खड़े थे। मॉम अपना सर पकड़ लेती है क्योंकि इन सब में उनका बहुत टाइम वेस्ट हो चुका था। दूसरी तरफ सब बच्चे वॉल पे चढ़ चुके थे और वो ब्रिज की तरफ भागने लगते हैं। मॉम हेडक्वार्टर में कॉल करके उन्हें बता देती है कि बड़े स्टूडेंट्स यहाँ से भाग गए हैं और वो ब्रिज की तरफ आने वाले होंगे क्योंकि यहाँ से निकलने का वही एक रास्ता था। ऐसे में ब्रिज की दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी खड़ी हो जाती है जो कि बच्चों के आने का वेट कर रही थी। सीन बच्चों पर शिफ्ट होता है और यहाँ एमा रे से एक और सीक्रेट रिवील करती है। वो रे को बताती है कि वो लोग ब्रिज से होकर नहीं बल्कि खाई से होकर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सीन फ्लैशबैक में एमा पर फोकस करता है जो कि अपने रूम में नॉर्मन का एक लेटर छिपा हुआ पाती है। इसमें नॉर्मन ने एमा को बताया था कि अगर वो लोग यहाँ से भागते हैं तो सबको यही लगेगा कि वो लोग ब्रिज से होकर जाएंगे, लेकिन उन्हें रिस्की रास्ता लेना
होगा और खाई पार करके जाना होगा। सीन प्रेजेंट में आता है और बच्चे ग्रुप्स बनाकर खड़े हो जाते हैं और हर ग्रुप लंबी लंबी रस्सियां फेंकना स्टार्ट करते हैं जो कि दूसरे तरफ के पेड़ों में अटक जाती है। बच्चे एक एक करके इन रस्सियों पे क्रॉल करते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर मॉम पे फोकस करता है जिन्हें हेडक्वार्टर से कॉल आती है और वहां से उन्हें पता चलता है कि बच्चे अभी तक ब्रिज के पास तक नहीं आए हैं। ये सुनते ही मॉम दौड़कर वॉल की तरफ जाने लगती है, लेकिन अब तक सभी बच्चे दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। मॉम जब तक यहाँ आती है, एमा भी उन्हें बाय बोलकर उनके सामने ही खाई पार कर जाती है। मॉम कुछ भी नहीं कर पाती और बच्चे एक एक करके रस्सियों को गिरा देते हैं। मॉम यहाँ वॉल पर खड़े होकर उन बच्चों को जाता हुआ देखती हैं और अपने बालों को खोल देती हैं। इसके बाद हम मॉम के बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ लेस्ली नाम का एक बच्चा पेड़ के नीचे बैंजो पर वही ट्यून प्ले कर रहा था जो कि हमने अक्सर मॉम को गाते हुए सुना था। इसाबेला यानी कि मॉम उसी पेड़ पर चढ़ी हुई थी और वो नीचे आकर लेस्ली से पूछती है कि क्या उसने इस ट्यून को खुद बनाया है, जिस पे लेस्ली हाँ कहता है। इसाबेला लेस्ली की ट्यून से इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर वो दिन आता है जब लेस्ली का हाउस से जाने का दिन आया था और इसाबेला यहाँ बहुत रोती है क्योंकि वो लेस्ली को पसंद किया करती थी। इसके बाद एक दिन इसाबेला हाउस की वॉल पर चढ़कर यहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन तभी हाउस की मॉम यहाँ आकर उसे ऐसा करने से रोक लेती है और यहाँ हम रियलाइज करते हैं कि ये वही सीन था जो कि हमने एपिसोड 8 में देखा था जब ग्रैंड मदर अपने पुराने दिन याद कर रही थी, यानी कि ग्रैंड मदर इसाबेला को भागने से रोकी थी। इसके बाद इसाबेला को भी आगे चल के 2 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसने ऑफ कोर्स मॉम की ट्रेनिंग ही चूज करी। इसके बाद वो मॉम बनी और इस हाउस में आई जहां उसने फिर से एक बार वो ट्यून सुनी जो कि लेस्ली गाया करता था। इसाबेला उस ट्यून की तरफ गई एंड टू हर सरप्राइज ये ट्यून रे बजा रहा था जो कि इसाबेला को देखते ही उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूं और इसाबेला ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां इसाबेला अपने आप से कहती है कि आखिर मैं हार ही गई। इतना कहकर वो बाकी रस्सियों को यहाँ से हटा देती है और कहती है कि जाओ बच्चों, अपना ख्याल रखना। इसाबेला इसके बाद फिल के पास आ जाती है और उससे कहती है कि चिंता मत करो, वो सब सेफली चले गए हैं। इसके बाद वो सभी बच्चों को पेड़ के नीचे सुला देती हैं क्योंकि हाउस पूरी तरह से जल चुका था। वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे भागते भागते अदर साइड के एक फॉरेस्ट में एंटर कर जाते हैं और हाउस से बाहर की पहली सुबह को देखते हैं और यहीं पे सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड सीजन 1 की पूरी कहानी एंड आई नो आपके मन में फिलहाल कई सवाल होंगे, सो लेट मी क्लियर सम मेजर डाउट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को कवर करते हैं जो कि है कि आखिर एमा और रे ने अपने कान क्यों काटे जबकि उनके पास वो डिवाइस था जो कि ट्रैकर्स को तोड़ सकता था। वेल ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि मॉम को लगता था कि केवल रे, एमा, नॉर्मन, डॉन और गिल्डा ही यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर अपना कान वहां एज ए डिस्ट्रैक्शन लीव कर दिया ताकि मॉम अपना ट्रैकिंग डिवाइस यूज करने के लिए निकाले ही नहीं और इतने में ही डॉन और गिल्डा बाकी बच्चों के ट्रैकर्स को डिवाइस से ब्रेक कर दे, क्योंकि अगर मॉम ट्रैकर निकाल लेती तो वो समझ जाती कि सारे बच्चों के ट्रैकर को तोड़ा जा रहा है। सेकंड सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि आखिर रे इसाबेला का बेटा कैसे हो सकता है और अगर वो उसका बेटा था भी तो उसे कैसे पता था कि इसाबेला ही उसकी मदर थी। तो इसका आंसर ये है कि फार्म पे रहने वाली मॉम से भी एक बच्चा IVF या और किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोड्यूस किया जाता था जो कि किसी ह्यूमन मेल स्पर्म को कलेक्ट करके ही पॉसिबल था एंड कोइंसिडेंटली रे इसाबेला और लेस्ली का ही बेटा था, इसलिए वो इस ट्यून को भी प्ले कर पा रहा था। लेकिन रे को कैसे पता था कि वो इसाबेला का ही बेटा है? वेल इसका जवाब भी सीरीज में ही दिया गया है जहां बताया गया है कि दरअसल रे उन 1% लोगों में से है जिन्हें हाइपोथाइमेजिया होता है जो कि इनफैंटाइल एमनीजिया के ठीक उल्टा है। आसान भाषा में कहे तो जहां नॉर्मल बच्चे जन्म के बाद धीरे धीरे अपने बचपन के 1 से 2 साल की हर बात को भूल जाते हैं, वहीं रे को वो बातें भी याद थी जो कि उसने अपनी मदर के वूम्ब में सुनी या एक्सपीरियंस करी थी। तो ऐसे में रे को पता था कि उसकी मॉम कौन है। नाउ बाहर जाकर बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे? नॉर्मन मरा है या जिंदा है? क्या एमा वापस आकर बाकी बच्चों को ले पाएगी? वेल इन सवालों का जवाब तो हमें नेक्स्ट सीजन में ही मिलेगा, बट आई एम स्केप्टिक कि मैं उसे कवर करूं या नहीं। आई मीन सीजन 2 को लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया था, तो ऐसे में क्या मुझे सीजन 2 को कवर करना चाहिए या फिर इसका ओरिजिनल मांगा सीरीज? आप लोग कमेंट्स में मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, एक और बात, आप लोग इस सीरीज़ को उतना नहीं वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं सीज़न 2 या फिर मांगा पे वीडियो बनाऊं तो आप इस सीरीज़ को प्लीज़ ढेर सारा लाइक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी से इसकी रीच बढ़ती जाएगी। बस जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।